किया था रिवाइज जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में करवाया था। नताल इंडियन कांग्रेस को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1894। एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट कब लाया गया था? 1906 और 1908? 1906। अफ्रीका में जो था इंडियंस को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया था। कौन कौन सी कैटेगरीज थी? इंडेंचर्ड कैटेगरी में कौन से लाइज करते थे? बेसिकली जो परमानेंट सेटलमेंट में जो लूप होल्स थे, ठीक है, उसमें क्या किया गया था कि जो इंटरमीडिएटरीज थे बीच में, जमींदार, ठीक है, बेसिकली सबसे बड़ा क्रिटिक्स यही रहा था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो वहां पे ब्रिटिशर्स की तरफ से जो रेवेन्यू था वो तो फिक्स कर दिया गया था, लेकिन जो जमींदार अपने बिहाफ में लेते थे उसको फिक्स नहीं किया गया था। तो जिससे जो थी अल्टीमेटली एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी किसकी? पीजेंट्स की, ठीक है, रियोट्स की। तो अल्टीमेटली जो था इसको जो क्या किया गया, अमेंड किया गया और फिर लेके आया रियोतवाड़ी सिस्टम। फिर इसमें भी जो था ये इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकवर कि हर एक पीजेंट से जो है ब्रिटिशर खुद जाके जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करें। तो दैट्स वाई उन्होंने फिर बाद में इंप्लीमेंट किया किसको? महलवाड़ी सिस्टम को। महल का मतलब होता है रियल एस्टेट, या जो गांव का ग्रुप है उसको इकट्ठा बना दिया गया और वहां पे एक प्रधान या जो लंबरदार है उसको जो है इसका जिम्मा दिया गया कि आप जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करके लाएंगे, जो ओवरऑल कलेक्शन होगी गांव में। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने कहां तक किया, लास्ट पॉइंट कहां तक किया था हमने? इमिग्रेशन एक्ट के बाद क्या था कि इसमें अगला हेडिंग देंगे आप, जो अगला यहां पे इसके बाद का है, जो कैंपेन चलाया गया। ठीक है, एक बार पहले लिख लो फिर मैं बता। कैंपेन अगेंस्ट, ताकि आप समझ सके, कैंपेन अगेंस्ट पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस। अब ये जो पोल टैक्स था, हाँ जी कमिंग कमिंग, ये जो पोल टैक्स था एग्जैक्टली क्या था? ये पोल टैक्स एंड पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस। इनवैलिडेशन ऑफ, इनवैलिड करार दिया गया किसको? जो इंडियन मैरिजेस थी। इसके ऊपर आता हूं। अब ऐसा क्यों हुआ, ये सिचुएशन क्यों अराइज हुई वहां पे, लिख लिया आपने? ठीक है, पोल टैक्स बेसिकली सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पोल टैक्स हुआ क्या कि जब मैंने आपको कैटेगराइजेशन करवाई थी तो उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी थी वो कौन सी थी? इंडेंजर्ड की। तो इंडेंजर्ड में कौन सा था कि जिनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, और जो लास्ट वाली कैटेगरी थी वो कौन सी थी? एक्सडेंचर्ड की, जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था लेकिन फिर भी वो अपने बीवी बच्चों के साथ वहां पे रह रहे थे अफ्रीका में। अब ये जो पोल टैक्स किया गया ये उनके ऊपर किया गया जो एक्सडेंचर्ड कैटेगरी में आते थे। क्यों किया गया? क्योंकि वो लोग जो थे अब कॉन्ट्रैक्ट से बाहर चले गए, अब वो जितना कमा रहे थे वो उनके लिए जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि इनको जो है एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्होंने 3 पाउंड का जो है वो टैक्स लगा दिया। किसके ऊपर? स्पेसिफिकली ऑन द एक्सडेंचर्ड कैटेगरी। इज इट क्लियर? हुआ ये उसके बाद, और सबसे पहला मुद्दा तो ये उठा, ठीक है। और दूसरा जो मुद्दा आया वो इनवैलिडेशन ऑफ द इंडियन मैरिजेस, मतलब कि जो इंडियन मैरिजेस हैं उनको जो है इनवैलिड करार दिया जाएगा अगर वो क्रिश्चियन कस्टम से नहीं होंगी या क्रिश्चियन जो तौर तरीके हैं उनसे नहीं होंगी। तो इससे क्या हुआ कि ये सबसे जो आग में घी डालने का काम किया वो इसने किया, जो इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस को। क्योंकि जो इंडिया की अब किसकी बात थी? प्रतिष्ठा की बात थी। तो वहां पे अब सीधी सी बात है कि अगर मान लो मैरिज को इनवैलिडेट करार कर दिया गया तो जो शादी है वो इलीगल है। जो ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे हुए वो भी क्या है? इलिजिटमेट, मतलब उनको कहीं भी आप रजिस्टर नहीं करवा सकते। तो हुआ क्या कि जो जितनी भी इंडियन वुमेन्स थी उनके लिए किसकी बात थी? ये इज्जत की बात थी, प्रतिष्ठा की बात थी, गरिमा की बात थी। तो इसका जो है काफी हद तक विरोध किया गया वहां पे, और मास मोबिलाइजेशन को ऑर्गेनाइज करवाया गया किसकी तरफ से? गांधी जी की तरफ से। और इस पूरे के पूरे मूवमेंट को फिर कन्वर्ट कर दिया गया
जो मास मूवमेंट चली, जो रेसिज्म से स्टार्ट हुई थी, और जो छोटे छोटे मुद्दे थे, जो छोटी छोटी बातें थी वहां पे, उनको भी कन्वर्ट कर दिया गया। दैट्स वाई यहाँ पे जो हमने पोल टैक्स की बात की और इनवैलिडेशन ऑफ द इंडियन मैरिजेस, हुआ क्या कि बेसिकली वहां पे जो एक्स इंडेंजर्ड पीपल थे वो कितना कमा रहे थे मंथली, 10 शिलिंग्स। जो अगर लोकल करेंसी को डेजिग्नेट करे 10 शिलिंग, तो अगर इसको इक्विवेलेंट किया जाए पौंड के, तो 10 शिलिंग्स होते हैं 1 पौंड के। मतलब यस, पूछ रहे हैं कुछ? 10 शिलिंग होते हैं 1 पौंड के, तो लगाए कितने गए? एक मंथ के 3 पौंड। मतलब जो लोग 3 महीने में कमा रहे थे, उनको वो 1 महीने में देना पड़ना था, किसके लिए? एज ए टैक्स। तो ये तो सीधे तौर पे यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। तो सीधी सी बात थी कि फिर वहां से मूवमेंट को तो अराइज होना ही था। गांधी जी यहां पे अब जो एक बेस था अफ्रीका के अंदर भी, वो पूरी तरह से तैयार हो चुका था, किसके लिए? एक फाइनल ब्लो आउट के लिए, फाइनल मूवमेंट के लिए। अब उन्होंने बोला कि जितनी भी जो मासेस हैं, जितनी भी जो जनता है, पीपल्स हैं, उनको चैनलाइज किया जाएगा किसकी तरफ? टू द मूवमेंट। ठीक है, एक स्पेसिफिक वे में इस पूरे के पूरे मूवमेंट को चैनलाइज किया जाएगा। ठीक है, क्लियर? अगर आप शायद मैं आपने अगर रिवाइज किया होगा, अब जो नेक्स्ट फेज आएगा, जब हम इस फेज की बात कर रहे हैं गांधी जी के, तो जब ये वाला 1894 से लेके 1915 तक का फेज था, उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस क्या ऑलमोस्ट आप लोगों ने अगर नहीं हुआ तो वो किया जाएगा, और मोस्ट ऑफ द पीपल का वो हो भी रखा है, जो बेसिकली हम करते भी हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में। ठीक है, गांधी जी इन इंडिया आफ्टर 1915। ठीक है, उसके बारे में, उसके बाद की बात है जब वहां पे यहाँ पे वो अपना साबरमती आश्रम का सेटअप करते हैं, और उसके बाद जो है वो 1917 में फर्स्ट चंपारण, ठीक है, सत्याग्रह को लॉन्च किया जाता है। रीजनल लेवल पे ये 3 छोटे छोटे सत्याग्रह होते हैं, और फर्स्ट जो तीनों थे ये सक्सेसफुल भी रहते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने कर रखी होगी ऑलमोस्ट। और उसके बाद जो था वो अल्टीमेटली, फिर उससे पहले रॉलेट एक्ट की बात आती है, खिलाफत मूवमेंट की बात आती है, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई जाती है, जिसको जो है लीड करते हैं कौन? गांधी जी ही लीड करते हैं उसको। और उसके बाद जो है अल्टीमेटली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की जाती है। लेकिन जो फर्स्ट फेलियर होता है इंडिया में गांधी जी का, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही होता है, क्योंकि अल्टीमेटली उस मूवमेंट को विड्रॉ करना पड़ता है विदाउट एनी सेटलमेंट। ठीक है, क्योंकि गलती किसकी थी? उन्होंने बोला कि अभी जो लोग हैं वो राइप नहीं हुए हैं, या तैयार नहीं हुए हैं पूरे तरीके से, पूर्ण रूप से, किसके लिए? मास स्ट्रगल के लिए या मास मूवमेंट के लिए। ठीक है, दैट्स वाई ही वहां से क्या कर देते हैं, वो विड्रू कर देते हैं पूरी की पूरी मूवमेंट को। तो सेम इसी फेज का फिर मैंने जो आपको बताया था, जो गोखले वाला आपको मैंने वहां पे डिस्कस किया था कि गोखले ने ही एक कुछ हद तक उनके लिए यहाँ पे जो ग्राउंड था, फर्टाइल ग्राउंड था इंडियन पॉलिटिक्स में या इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वो कुछ हद तक गोखले की तरफ से तैयार करके दिया गया था। किसके लिए? गांधी जी के लिए। और ऐसा नहीं है, गांधी जी, अगर हम रिसेंट सिनेरियो में बात करें, तो गांधी जी को जो था वो 4 से 5 बार नॉमिनेट भी किया गया था। उसको हम डिस्कस करेंगे किसके लिए? नोबेल पीस प्राइज के लिए। लेकिन ड्यू टू सम कॉन्ट्राडिक्शन, इसको जो था 1900 आफ्टर 1974 जो था, एक उसमें वहां पे रूल बना दिया गया था कि मरने के बाद जो है अनाउंस नहीं किया जाएगा किसके लिए? नोबेल पीस प्राइज के लिए। अब अगर हम नेल्सन मंडेला की बात करें, तो वो किससे इंस्पायर्ड थे, या किसके जो पद चिन्हों पे चले थे, फुटपाथ पे चले थे? पूरे गांधी जी की आइडियोलॉजी थी उनकी। ठीक है ना, एक जो ब्लैक मैन था, जो रेसिज्म का शिकार थे वहां पे, वो आफ्टर ऑल, ठीक है, लीड करने आए अफ्रीका में। अगर सेम इन केस की बात करें, नोबेल पीस प्राइज तो चलो, जब गांधी जैसी पर्सनैलिटी है, गांधी जैसे आदमी है, तो उनके लिए नोबेल पीस प्राइज कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो उनकी पर्सनैलिटी के सामने काफी छोटी बात है। अगर सेम इन केस बात करें, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में लेटर ऑन किया होगा, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस की डेथ थी, वो भी एक मिस्ट्री थी। ठीक है, उसके लिए अलग अलग सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती रहती है। ठीक है, उसमें बोला गया कि 18 अगस्त को जो था वो उड़ान भरी गई, कहां से? जापान से, और नियर द ताइवान के पास जो था वो पूरा का पूरा, कुछ उसमें जापान के ऑफिशियल्स भी थे, और वो क्रैश हो गया जो उनका विमान था, और उसमें डेथ हो गई। लेकिन कुछ जो हिस्टोरियंस हैं या कुछ जो थ्योरीज निकल के आई, उन्होंने बोला कि
नहीं, ऐसा नहीं था। इसके बाद भी बोस को देखा गया, ठीक है, एक डिस्गस्ट मैनर में, कि मतलब वो भेष बदल के रह रहे थे इन इंडिया। कुछ ने बोला कि वो जापान में थे, जो लेटर 30 और 40 ईयर्स थे। फिर 1992 में उनको जो था वो नॉमिनेट किया गया था, किसके लिए? भारत रत्न के लिए, ठीक है। और वहां पे फिर विवाद शुरू होता है। हालांकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हाँ व्हेन इट कम्स टू द एथिक्स पेपर के लिए अगर आएगा, तो वहां पे लिए आपके वहां आपके लिए जो है वो कंटेंट लिखने के लिए बन जाता है। तो जब 1992 में उनको नॉमिनेट किया गया, तो इसके ऊपर भी डिबेट हो गया भाई, जो भारत रत्न देना स्टार्ट किया वो कब से किया गया था? एनी हैव आइडिया? 1954, ठीक है। जो 1954 के बाद जो था वो भारत रत्न को देना स्टार्ट किया गया था। तो वहां पे ये बोला गया कि अगर सुभाष चंद्र बोस को आप भारत रत्न देने की बात करते हैं, तब तो फिर देर आर लॉट्स ऑफ पर्सनालिटीज। बाल गंगाधर तिलक की बात कर लो, आप विपिन चंद्र पाल की बात कर लो, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर लो, मंगल पांडे की बात कर लो, ऑल पर्सनालिटीज। पर ये जो लोग हैं, इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन, भगत सिंह की बात कर लो, ये जो इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन रही थी, उसको नहीं मापा जा सकता या नहीं तोला जा सकता। तो जो भारत रत्न है या नोबेल पीस प्राइज है, वो बहुत छोटी डेजिग्नेशन है इन पर्सनालिटीज के सामने। तो जब कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हुई, तो फिर एक कोर्ट में केस चला गया 19, तो फिर उसमें वो बोला गया कि अगर उनकी सरकार की तरफ से खोसला कमेटी भी बनाई गई थी डिस्कस करने के लिए कि एक्चुअल में सुभाष चंद्र बोस की डेथ हुई थी एट दैट टाइम या नहीं हुई थी, उसके बाद क्या रहा था क्या नहीं। फिर वो सरकारें आती रही, धीरे धीरे वो फिजल आउट हो गई चीजें। फिर इस मुद्दे को और ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया, और लेटर ऑन जो था वो वहां पे इसको जो है वो नल एंड वाइड कर दिया गया, कि जो भारत रत्न वाली बात चली थी सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो ये था कि इन मुद्दों को जो था वो ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया गया था। अब भी ज्यादातर डिमांड की जाती है, मांग की जाती है कि कम से कम उस फाइल को फिर से खोला जाए, फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाए कि एक्चुअल में वो उस इंसिडेंट में उनकी डेथ हुई थी या नहीं हुई थी। ये जो मैं आपको टर्मिनोलॉजी लिखवा रहा हूं ना, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जगह है, इनको जो है आप हाईलाइट कर देना या स्टार मार्क कर देना, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से ही पुट आउट किए जाते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रेटेजी वहां से चलाई थी, इसको जो था लेटर ऑन यहाँ पे उन्होंने जो था स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल की जो स्ट्रेटेजी थी, उसको भी इंडिया में ही अपनाया था। कैसे? कि मान लो जैसे कोई मूवमेंट कर ली, कोई सत्याग्रह कर लिया, उसके बाद जो है फिर शांति से बैठ जाएंगे, फिर स्ट्रगल करेंगे, फिर शांति से बैठ जाएंगे, या जो जितने भी मासेज हैं, पीपल्स हैं, उनको फिर से चैनलाइज किया जाएगा, फिर से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और रही ये बात जो जैसे जो वर्कर्स हैं या जो जितनी भी वर्किंग क्लास है, उनके राइट्स के लिए, क्योंकि मैंने आपको वहां पे करवाया था कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, ठीक है, तो गांधी जी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था? सेकंड में। जब सेकंड के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए गए, ठीक है, उससे पहले जो है गांधी इरविन पैक्ट होता है, उसके बाद उसके लिए तैयार होते हैं, तो वहां पे उनके रहने की व्यवस्था जो है वो बढ़िया जो होटल्स हैं उनमें करवाई जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन गांधी जी जो हैं वो इस प्रपोजल को डिनाई कर देते हैं, ठीक है। और जो वहां पे उस टाइम जो इंडस्ट्री, उससे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर था, वहां पे जो मैन फोर्सेस थी, वर्किंग क्लास थी, स्पेशली ब्रिटेन की, और नॉट ब्रिटेन, जो इंडिया की भी वर्किंग क्लास थी, लेबर क्लास थी, उन्होंने डिसीजन किया कि लगभग लगभग 3 महीने का समय बिताया था उन्होंने बिफोर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो वो जो जितने आम लोग थे, वर्किंग क्लास थे, उनके साथ उन्होंने कमरा कमरा जो है वो एक कमरा किराए पे लिया, और 3 महीने का समय जो है वो साथ में ही बिताया, ठीक है। कि एक्चुअली दे नो अबाउट द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ जो वहां पे काम कर रहे हैं, जो वर्किंग क्लास हैं, पीपल्स हैं, उनके बारे में जान सकें, ठीक है। तो जो नॉट इवन द इंडिया, इंडिया के लोग तो थे ही थे, जो वहां की कॉमन वर्किंग क्लास थी कहाँ की, ब्रिटेन की भी, वो भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे किससे? गांधी जी के इस व्यवहार से, इस बर्ताव से। जबकि जो दूसरी तरफ वहां पे उस टाइम जो पार्टी चल रही थी वो कौन सी थी? लेबर पार्टी, ठीक है। इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी थी। जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो सबसे ज्यादा क्रिटिक रही थी हालांकि इंडिया की, वो इस फेवर में नहीं थे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दी जाए। और वो ये भी नहीं बोलते थे कि जैसे
विंस्टन चर्चिल की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि आप लोग जो हैं इनको अपने साथ बिठाने के लिए बात कर रहे हैं, वो इस लायक नहीं है। गांधी, हालांकि वो गांधी जी के काफी ज्यादा क्रिटिक थे। जब 1943 का फेमाइन चल रहा था तो उस टाइम पे इतनी ज्यादा हालात खराब थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई वॉर होती है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन अराइज हो जाती है। क्यों? आप आज के रिसेंट सिनेरियो को देख लो जो रशिया और यूक्रेन में चल रहा है, क्योंकि जो सारी की सारी सप्लाई है वो कन्वर्ट कर दी जाती है, डाइवर्ट कर दी जाती है किसके लिए? आर्मी के लिए। ऑब्वियस सी बात है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो उसी दौरान ऐसा हुआ कि जितनी भी प्रोडक्शन हो रही थी, प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? बंगाल वाले रीजन में होती है। तो उसको सारी की सारी प्रोडक्शन को डाइवर्ट कर दिया गया था, फूड ग्रेन्स को डाइवर्ट कर दिया गया था ब्रिटेन या जो जितने भी मिलिट्री के पर्सन थे उनके लिए। और जो यहां से इंपोर्ट किया जाता था स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, ठीक है, मलेशिया से, सिंगापुर से, जो वो इंपोर्ट भी बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वहां पे उस टाइम जापान की फोर्सेस एंटर कर रही थी थ्रू द रूट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर, ये जो सारी की सारी, अगर आज की बात करें, जो एशियान की जितनी भी कंट्रीज हैं वो कॉलोनीज हुआ करती थी ब्रिटेन की, तो उनको जो था वो एक्वायर कर लिया था जापान ने, और जापान कोशिश कर रहा था इंडिया में एंटर करने के लिए। तो उन्होंने जो था वहां पे कौन सी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया था? स्कॉर्च अर्थ, की पूरी फसलों को जला दिया जाए, पूरे के पूरे जो कुएं हैं उन पे जहर डाल दिया जाए, मरे हुए घोड़े डाल दिए जाएं, ताकि अगर मान लो फोर्सेस एंटर भी कर जाती हैं, ठीक है, थ्रू द बॉर्डर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो वो सरवाइव ना कर पाए यहाँ पे। तो विंस्टन चर्चिल की तरफ से स्टेटमेंट थी, जब यहां पे बोला गया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल से, उन्होंने बोला कि हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, खराब है, तो यहाँ पे सप्लाई फूड की जो है उसको डाइवर्ट कर दिया जाए मासिस की तरफ से। तो उन्होंने बोला कि क्या गांधी जी अब तक जिंदा है? बोला जब तक वो जिंदा है तब तक इंडिया में कोई भी नहीं मर सकता। ये स्टेटमेंट थी चर्चिल की तरफ से गांधी जी के लिए। जब वो मर जाएगा उसके बाद जो है मैं मानूंगा कि असल में ही इंडिया में जो हालात हैं वो खराब हैं। ठीक है, तो ये अप्रोच थी जो कंजर्वेटिव पार्टी थी स्पेसिफिकली। गांधी जी तो थे ही थे, लेकिन जो इंडियंस थे कहां? साउथ अफ्रीका में, जो उनके साथ वहां पे भेदभाव किया जा रहा था, जो उनके एक्सप्लॉइटेशन की जा रही थी, उसके लिए, उसके बारे में बताया जा रहा था, सपोर्ट ऑफ द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। इवन द वॉइसरॉय, इवन द वॉइसरॉय, कौन थे वॉइसरॉय उस टाइम पे? देखो सबसे पहले सामने देखो, मैं कब की बात कर रहा हूं, कौन से ईयर की बात कर रहा हूं? 1913 की। ठीक है, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन, जो एनलमेंट की गई थी पार्टीशन की बंगाल की, वो कब हुई थी? 11 में। ट्रांसफर कब किया गया था कैपिटल को? उसको जो है अनाउंस 11 में किया गया था, लेकिन जो ट्रांसफर किया गया था वो 12 दिसंबर 1912 में किया गया था। ठीक है, एग्जैक्टली जो डेट है वो दिसंबर 12 1912। तो उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? तो इवन तक गांधी, हार्डिंग ने भी इसका क्रिटिसाइज किया था कि जो वहां पे जो एक्टिविटीज हो रही हैं, इम्पार्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके लिए एक कमीशन बैठाया जाए, कमेटी बिठाई जाए उसको इंक्वायरी करने के लिए। ठीक है, ये जो था ये 13-14 का दौर था जो मूवमेंट चला रहे थे। अब इससे पहले थोड़ा पीछे और हटेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने बात करनी है किसके बारे में? जो टोल्स्टॉय फॉर्म को हमने बात की ना, बीच में जिक्र किया, उनका जो सेटअप किया गया था, वहां पे जो कंट्रीब्यूशन रही थी, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम एक बार स्पेसिफिकली डिस्कस कर लेंगे। और जो गांधी जी ने जो ज्यादा जोर दिया था किसके ऊपर? वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, और वो किसके पक्ष में थे ज्यादा? जो आपकी वर्नेकुलर एजुकेशन है, और उन्होंने उसी के लिए तो बोला है कि लेटर ऑन, जबकि ऐसा नहीं हुआ टिल नाउ। अगर हम आप आज की बात करें तो जैसे आपने देखा कि जो वेरियस एजुकेशन एक्ट आते हैं या पुलिस रिफॉर्म है, वो तो तब से ही चले आ रहे हैं, चाहे वुड डिस्पैच की बात कर लो, मैग्ना कार्टा की बात है, हंटर कमीशन की बात है, या जो और एजुकेशन एक्ट आए पुलिस रिफॉर्म्स को लेके आए, तो वो वैसे ही चलते आ रहे हैं। उनपे कितने रिफॉर्म्स किए गए? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसमें क्या प्रोविजन बताए गए थे? बाइकैमरलिज्म आ गया था। बाइकैमरलिज्म से आप क्या समझते हैं? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि
अगर हम रिसेंट सिनेरियो की बात करें तो 4 रनर है किसके, लोकसभा और राज्यसभा के। लेकिन वहां पे आप एग्जैक्टली टर्म यूज नहीं करेंगे उस टाइम पे कि लोकसभा और राज्यसभा, जो बाद में आधार, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 की बात करें तो उसमें क्या बोला गया था, इसको ही ब्लूप्रिंट माना गया लेटर ऑन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो बन के तैयार कब हुआ, 1950 तक। तो जो 1935 का एक्ट था उसके अकॉर्डिंगली जो था हम चलते रहे 1950 तक। जो लेटर ऑन नेगोशिएशंस की गई इसकी तरफ से ब्रिटिशर से, तो उन्होंने बोला कि इसके अकॉर्डिंगली जो है आप करते रहेंगे। और इवन तक जो पाकिस्तान की अगर उनके बारे में बात की जाए तो उन्होंने 1956 तक ये 1935 का एक्ट चलता रहा था, क्योंकि 1956 में जो था उनका संविधान तैयार किया गया था अल्टीमेटली। और जो 1935 तक का था एक्ट, उसमें क्या प्रोविजन बोले गए थे, जो डायरकी है उसको अबॉलिश कर दिया गया, कहां पे, प्रोविंसेस में, और सेंटर में जो था इसको इंट्रोड्यूस कर लिया गया। यहां से क्वेश्चन बार रिपीटेडली पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। और जो बोला वहां पे सीट्स थी उनको भी इंक्रीज कर दिया गया। पर सबसे मेन बात, और यहाँ पे ही जो आपके 3 लिस्ट हैं कौन कौन सी, वो भी यहीं से निकल के आती हैं। वहां पे जो थे उनको सब्जेक्ट्स को जो था वो डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, सब्जेक्ट्स को क्यों डिवाइड किया गया 3 लिस्ट को, वहां पे जो मुस्लिम लीग का था वो अलग से स्टैंड था कि उन्होंने बोला जो मेन प्रोविजन, मेजर प्रोविजन रखा गया था फर्स्ट, वो कौन सा था 1935 के एक्ट में, है याद किसी को, किसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था? हाँ, वेरी गुड। उसमें क्या बोला गया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बट जो कि यूनियन के लिए सबसे ज्यादा खतरा था। और जिन्ना जो थे इसके फेवर में थे वो बोल रहे थे कि जो सेंटर है वो वीक होना चाहिए और जो प्रोविंसेस हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि उसमें सीधी सीधी बात है, वहां पे डायरेक्टली अंडरस्टूड है कि जो मुस्लिम है वो माइनॉरिटीज में है। अगर प्रोविंसेस में सरकार बनेगी, उन्होंने बोला कि ऐसा कभी होगा ही नहीं इन फ्यूचर कि हम जो है वो सेंटर में बैठ सकें। अकॉर्डिंगली अगर आप उसको जो है उनको सीट्स को डिवाइड भी कर देंगे तो उनकी जो है वो सेंटर में सरकार नहीं बनेगी। तो ये मुस्लिम लीग की फेवर में था, जिन्ना की फेवर में था कि जो प्रोविंसेस को है उनको ऑटोनॉमी दे दी जाए। लेकिन कांग्रेस इसके अंगेंस्ट थी। ठीक है, और लेटर ऑन क्यों हुआ, जब 1940 में पाकिस्तान के लिए डिमांड उठी, जो 1937 के इलेक्शन हुए कहां पे, प्रोविंसेस में। ठीक है याद आपको, जो जहां पे इलेक्शन लड़े गए किसकी तरफ से, कांग्रेस में, नियर अबाउट 1570 सीटों के आसपास इलेक्शन लड़े गए, और जो जीत के आते हैं 711 सीट्स जीत के आते हैं, और जिसमें जो है मुस्लिम लीग इवन तक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में सीट्स नहीं निकाल पाती। तभी तो उन्होंने, दैट्स व्हाई दे डिमांडेड अल्टीमेटली फॉर द सेपरेट नेशन। उन्होंने बोला ये तो बात नहीं बन रही है किससे भी, प्रोविंसेस की, अगर आप प्रोविंसेस को भी ऑटोनॉमी दे रहे हैं तब भी हमें जो है हमारे वजूद के लिए खतरा है। ठीक है, इसको फिर अल्टीमेटली डिनाई कर दिया गया था। 1940 के बाद जब बात हुई तो किसके लिए हुई, 2 नेशन थ्योरी और सेपरेट नेशन के लिए बात की गई। इज इट क्लियर? टॉल्स्टॉय फॉर्म, टॉल्स्टॉय फार्म, जब भी कोई मूवमेंट लॉन्च की जाती है ना, जब भी कोई मास मूवमेंट, अगर रिसेंट सिनेरियो की बात की जाए, किसान आंदोलन चल रहा था, कोई भी मूवमेंट है उसको लंबे टेन्योर तक सरवाइव कर पाना, ठीक है, एक मोमेंटम को बरकरार रखना क्या है, मुश्किल है। क्यों? 1906 की बात करें, वहां पे उस टाइम पे कौन सी मूवमेंट लॉन्च की गई, स्वदेशी एंड बॉयकॉट, साथ में स्वराज मूवमेंट को लॉन्च किया गया। कितने टेन्योर तक चली? ठीक है, कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया गया। जो लोग गवर्नमेंट सर्विसेज पे थे वो नहीं कर रहे थे, जो शॉप्स चला रहे थे, या जो बाहर से हम कुछ खरीदेंगे नहीं, ठीक है, बॉयकॉट किया गया हर चीज का। कितने टाइम तक आप जो है घर के अंदर बैठ के रहेंगे, कितने टाइम तक जो है आप जो सड़कों पे उतरेंगे? आखिरकार आपको खाने के लिए तो कुछ चाहिए। अल्टीमेटली जो बात है वो किसकी है, 2 वक्त की रोटी की। ठीक है, तो लोग जो हैं वो ज्यादा लंबे समय तक जो है वो बाहर, किस बात की हंसी आ रही है? वो देखो एक्सेप्शन है, कुछ लोग 2 टाइम भी खा लेते हैं, कुछ 3 टाइम भी खा लेते हैं। ठीक है, अगर वैसे फ्रीक्वेंटली बोलना हो तो 2 वक्त की रोटी, आप 3 वक्त की रख लो।
ठीक है, तो अल्टीमेटली जो था वो, अब अगर मैं बोलूंगा फिर दाल रोटी का, फिर आप बोलेंगे कि पनीर की बात नहीं की। मसला जो है वो किसका है, दाल रोटी का है। तो किसी भी मोमेंटम को लंबे टाइम तक जो है वो सस्टेन कर पाना, आप इसको अगर 1906 में देख लें, 1920 में देख लें, क्या हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। ये अगर हम इसका दूसरा एंगल देखें, एक एंगल तो हम देख रहे थे कौन सा, कि चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ, लेकिन अगर दूसरा फेज देखेंगे तो मोमेंटम, जो मूवमेंट थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, वो अपना मोमेंटम खो चुकी थी। ठीक है, लोग उतने ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। एक ये दूसरा एंगल भी माना जाता है, ये तो हाईलाइट करके इसको बताया जाता है कि इस चौरा चौरी इंसिडेंट की वजह से इसको विथड्रॉ किया गया। लेकिन अगर हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करें तो ऐसा नहीं था। दूसरी तरफ जो मोमेंटम था वो लूज हो चुका था, धीरे धीरे फिजल आउट हो रही थी। तो ये तो एक मौका मिला कि विड्रॉ किया जाए मूवमेंट को। सेम अगर हम 1930 में बात करें, जब किसको लॉन्च किया गया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया। ठीक है, इसमें भी पार्ट 1 और पार्ट 2 आते हैं। जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया, जब लेटर ऑन 31 तक जब गांधी इरविन के लिए को बात के लिए बुलाया जाता है, तो उस टाइम पे फाइनली इसको कॉल ऑफ कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा था ही नहीं कि मोमेंटम। तब गांधी जी क्यों बात कर रहे थे बार बार कि अभी जो है वो लोग तैयार ही नहीं है मास स्ट्रगल के लिए, मास मूवमेंट के लिए। 1931 में इसको कॉल ऑफ कर दिया जाता है, फिर उसके बाद फिर से इसको री इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टार्टिंग ईयर ऑफ 1932। फिर उसके बाद फिर मोमेंटम लूज कर देती है और 1934 में इसको फाइनली कॉल्ड ऑफ कर दिया जाता है। तो काफी लंबे समय तक जो है वो टफ होता है किसी भी मोमेंटम को जो है चलाए रखना या उसको मेंटेन करके रखना। सबसे पहले जो है एजुकेट करना मस्ट है, किसके लिए, पीपल्स के लिए। ठीक है, अगर एजुकेट किया, बी आर अम्बेडकर जी क्या बोलते थे, बी आर अम्बेडकर की स्टेटमेंट क्या थी एजुकेशन के ऊपर, कि शिक्षा जो है वो उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। ठीक है, बी आर अम्बेडकर की। तो सबसे ज्यादा जो है पहले इनिशियली जितना ज्यादा आप एजुकेट कर सकें लोगों को। ठीक है, अगर व्हेन इट कम्स टू द कैपिटलिज्म, अगर हम लेटर ऑन बात करें, जो नेहरू और गांधी जी के आइडियोलॉजिकल क्लैश थे वो क्या थे, नेहरू किस बारे में बात करते थे और गांधी जी किसके बारे में बात करते थे। मैंने पूछा कि गांधी जी और नेहरू जी के जो आइडियोलॉजिकल क्लैश थे वो कौन कौन से, किन मुद्दों पे लेके थे, कौन कौन से जो एंगल्स थे या जो चीजें थी जिन पे इनकी जो राय थी वो अलग थी। वेरी गुड। जो गांधी जी बोलते थे वो बोलते थे खादी इंडस्ट्री होनी चाहिए, हम खुद प्रिपेयर करें। लेकिन अगर व्हेन इट कम्स टू, जब आप इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस करेंगे, वहां पे बात करेंगे किसकी, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, सेकंड 5 ईयर प्लान, तो वहां पे सबसे ज्यादा जोर किसके के ऊपर दिया गया, याद करो, महलनोबिस मेडल, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जबकि गांधी जी इसके बिल्कुल अंगेज थे। ठीक है, एजुकेशन के ऊपर गांधी जी ज्यादा जोर देते थे, किसके ऊपर, वर्नेकुलर की, जो रीजनल लेवल पे होनी चाहिए। लेकिन इन अंगेज नेहरू जो थे इसके भी अंगेज थे। गांधी जी बात करते थे किसके लिए, राम राज्य के लिए, कॉमन पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑल द पीपल। और दूसरी तरफ जो बात की जाती थी वो किसके लिए की जाती थी, रिपब्लिकन या जो, मॉडर्न और स्पिरिचुअल को सेपरेट नहीं किया जा सकता, मतलब हमें एक तरीका अपनाना पड़ेगा दोनों साथ में। बिल्कुल, तो सर वो अगेंस्ट मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के, मैंने नेहरू जो थे वो अंगेज थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के। ठीक है, लेकिन वो ऐसे बोल रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के, क्यों अंगेज थे, उन्होंने यहाँ पे बोला कि जब हम खादी की बात करते हैं या हथकरघा इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो जो खुद में हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, सेल्फ सस्टेन्ड, क्योंकि यहाँ पे जो है कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उससे। ठीक है, मॉडर्न का उसके खिलाफ, अब आप उसको दूसरी तरफ ले गए, उस एंगल को दूसरी तरफ ले गए। मॉडर्न उन्होंने बोला कि ठीक है एजुकेशन को होना चाहिए, एजुकेशन को, पर आप उसको जो है जो इंपॉर्टेंस है वो वर्नेकुलर बेसिस पे तो दो। ठीक है, रीजनल लेवल पे तो उसको आगे लेके जाओ। मतलब हर चीज पे इनके जो थी वो आपस में जो थी वो डिस्पैरिटीज थी। सुभाष चंद्र बोस के साथ अलग मुद्दों पे थी इनकी। सुभाष चंद्र बोस किसके लिए बोल रहे थे, सुभाष चंद्र बोस जो बात करते थे वो सोशलिज्म के ऊपर करते थे बात। ठीक है, कि जो है सबसे पहले हम फुल फ्लेज्ड पॉलिटिक्स की बात तब करेंगे जब यहाँ पे जो लोग हैं वो इक्वल लेवल पे खड़ा हो जाएंगे। जो कम्युनिज्म है वो किसके लिए बात करता है,
गरीबी के लिए ना, इक्वल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, कि कोई भी गरीब जो है वो नहीं रहना चाहिए। लेनिन ने किस बारे में बात की? ठीक है, जो रशियन कम्युनिज्म है वो किसके बारे में बात करता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। ठीक है, तभी तो फिर वो राइज होके निकले कौन? आपके जो नक्सलीज हैं। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? ये किसके लिए? फाइट फॉर देयर ओन राइट्स। ठीक है, लेकिन मुद्दा ये भी है कि अगर जिस दिन गरीब गरीब ना रहा, फिर इसकी लड़ाई किसके लिए होगी? मतलब लोगों का वजूद खत्म। ठीक है, ये भी एक फिर बात निकल के आती है सामने। यहाँ पे जैसे मैं आपको बेसिक पॉइंट्स क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि अब जो है कमीशन ने धीरे धीरे जो है वो अपना पैटर्न चेंज कर देता है, क्योंकि आप जो है बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चाहे आप फैक्चुअल के ऊपर अब कम जोर दिया जाता है, काफी कम अगर होगा तो 5% चांसेस हैं कि फैक्चुअल डाटा आपसे पूछ लिया जाए। अदरवाइज कि अगर आपसे पूछा गया मान लो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, तो 4 प्रोविजन रख दिए जाएंगे उसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अब डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि डायरेक्टली को कौन से एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था और कौन से एक्ट में अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, या हंटर कमेटी जो थी, जो सॉरी साइमन कमीशन जो था, वो किसके लिए रिव्यू करने के लिए आया था? ठीक है, किसको रिव्यू करने के लिए आया था साइमन कमीशन? जो 1919 के कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले कोई एक और कमेटी आई थी कि जो साइमन कमीशन था वही था। 1924 में एक और कमेटी आई थी, एक और कमीशन आया था, किसको रिव्यू करने के लिए? एक्ट ऑफ 1999 को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 आया था या नहीं? मैं भी कंफ्यूज हूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, नहीं आया था कोई एक्ट? बोलो यस और नो। नहीं आया था कोई। एक और कमेटी आई थी, मूडीमैन कमेटी, जो रिव्यू करने के लिए आई थी 1919 के एक्ट को। पढ़ना जाके देखना इसको, जिसमें बोला गया था, मूडीमैन कमेटी में ये प्रोविजन रखा गया था। 1919 के एक्ट के क्या प्रोविजन थे? काउंसिल्स को अबॉलिश कर दिया गया था, और वो तो वोटिंग के लिए जो टैक्स पेयर थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, लैंड होती थी, वो। इसके अलावा रिजर्व और ट्रांसफर्ड थे। ठीक है, जो रिजर्व थे जिसमें आपका बेसिकली फाइनेंस आ जाता है, या जो मेजर सब्जेक्ट थे वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखे थे, और दूसरे जो ट्रांसफर, जो आपका एक्साइज आ गया, या जो दूसरे नॉर्मल जो पार्ट थे, वो जो थे वो इंडियंस को दे दिए गए थे। वहां पे मेन मुद्दा था, जहां पे उसके लिए वहां पे इलेक्शंस के लिए बात की गई थी, सीट्स को ट्रांसफर किया गया था। तो मूडीमैन कमेटी ने यही रिपोर्ट सबमिट की थी कि अभी जो है हमें इसके लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। उसमें भी 2 फैक्शंस निकल के आए थे मूडीमैन कमेटी में। एक जो था फेवर में था कि 1919 के एक्ट को अभी 2-3 साल जो है और देने चाहिए, और एक ने बोला कि इसको जो है अबॉलिश करके नया एक्ट लाना चाहिए। फिर जो दूसरा फैक्शन था, वो मेजर जो पार्टी की थी, वो बात मानी गई, और फिर 3 साल के बाद इसको लाया गया। 1927 में जो था इसकी फॉर्मेशन की गई, साइमन कमीशन। इज इट क्लियर? ठीक है, डेप्थ में बड़ा करो चीजों। ठीक है, जो आपको भीड़ में औरों से अलग बनाएगी, वो कैसे बनाएगी? 1919 का एक्ट, नायब तहसीलदार का एग्जाम भरा है ना सभी ने? भरा होगा मोस्टली पीपल। कितने लोगों ने भरा है पूरे हिमाचल में? पढ़ी थी न्यूज? 50,000। कितनी पोस्ट है? 20। तो जो और भीड़, जो दूसरी भीड़ है उससे अलग बनाएगी, वो कैसे बनाएगी? एक ही बुक को पढ़ के जाएंगे ना सारे लोग। राजीव हीर, अलग अलग सोर्सेज तो नहीं है, लक्ष्मीकांत, ठीक है, एनसीईआरटी। लेकिन वे ऑफ रीडिंग, आप उस किस अप्रोच से चीजों को पढ़ रहे हैं, उनको कैसे एनालाइज कर रहे हैं, आप कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। अगर क्वेश्चंस को इनडायरेक्टली भी पूछा गया, या कहीं दूसरे तरीके से कोरिलेट करके पूछा गया, तब तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो हमने किया ही नहीं था, ये तो पढ़ ही नहीं रखा। 50,000 पीपल, मतलब 50,000 ने भरा है, तो आप 40,000 तो मान के चलिए कि जो एग्जाम में बैठेंगे ही बैठेंगे। 40 भी छोड़ो, 35,000 तो बैठेंगे ही, इससे कम तो नहीं हो सकते। ठीक है, फिर मेंस में कितने जाएंगे? 20 टाइम्स कर दो आप चाहे, एचएस के अकॉर्डिंगली कितने हो गए? 400। तो 400 में
आप अपने आप को देख पाते हैं या नहीं? हो गया था आपका 1919 का एक्ट, 1919 का एक्ट उसके बाद का भी हो गया था। और सबसे ज्यादा जो दुख है, कुछ लोग यहाँ पे, मैंने आपको स्पेसिफिकली अपने नोट्स निकाल के देखना, जो आप अलाइड वाले बैठे हुए हैं, बोलो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। हाँ जी, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था मैंने स्पेसिफिकली? बोला था आपको उस टाइम पे? फिर उस चीज का क्या फायदा जो आपको कल पढ़ाया जाए और फिर आप सवेरे भूल जाए? फिर मेहनत करके फायदा नहीं है ना। हाँ जी, यस और नो बोलो। बताया था कि नहीं बताया था मैंने? मूडी मैन कमेटी के बारे में बोला था कि नहीं बोला था? फिर भूले क्यों? ठीक है, चलिए। गांधी का जो साउथ अफ्रीका वाला फेज था, यहां पे ये पूरा हमने इसको कंक्लूड किया। कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, यस और नो? चले आगे। ठीक है, 1913 यहां तक आप इसको रिवाइज कर लेना। और मैंने आपको बोला हुआ है कि ये जो है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मोस्ट ऑफ द कवर कर लेंगे। उसके बाद जो है सेपरेटली एमसीक्यूज में आप लोगों को दे दूंगा उसके, और उसकी यूट्यूब में वीडियोस भी डल जाएंगी 25-30 के क्वेश्चंस करके, नियर अबाउट 150 जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चंस अभी। तो आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे उसमें से। मोस्ट ऑफ द थ्योरेटिकल पोर्शन आपका ये हो गया, एमसीक्यूज आपके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बट जो आपका काम है वो क्या है? कीप रिवाइजिंग। जो मूल मंत्र है किसके लिए? ठीक है, अगर जो मैंने आपको करवाया आपने इसको बंद करके रख दिया घर में, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। 2-3-4 दिन के बाद जो है फेड आउट हो जाएंगी चीजें खुद ब खुद। ऐसा नहीं है कि हमें भी जो है वो एक बार पढ़ने से याद होगी चीजें, या ओवरनाइट प्रोसेस है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे आप जैसे पढ़ते जाएंगे वो रिटेन होती जाएंगी। और उसके बाद ये है कि आपको एटलीस्ट देखना पड़ता ही है बीच बीच में। ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े ही इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। अब इसके बाद जो गांधी जी का फेज है कौन सा इंडिया में, उसमें से जब मोस्ट ऑफ द, अब आप बोलो कि मुझे चंपारण सत्याग्रह लिखवाने की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है, अब उसमें भी जो हम इसको डिस्कस करेंगे, जो यहाँ पे मेजर ऑफ द आपने पोर्शन कर रखा है, ठीक है, उसमें भी जो मेन मेन पॉइंट्स होंगे या बीच में छूट गए होंगे उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। वो क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था, अगर हम इनिशियल फेज में कांग्रेस की इनिशियल शुरुआत में मैंने बोला था जो 3 फेजेस थे कांग्रेस के, कौन कौन से? 1885 से लेके 1905, 1905 से लेके 1917 का। 1917 की बात क्यों करते हैं हम? एक्चुअल में जो एक्सट्रीमिस्ट फेज के बाद गांधी जी इंडिया कब आए? जनवरी 1915, जिसको जो है हम प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है उसको। लेकिन जो इनिशियल 2 साल थे वो किसमें लगाए इन्होंने? एक्सप्लोरिंग में, और टूर किया पूरे इंडिया का, और जो था साबरमती आश्रम को सेटअप किया, एंड दिस ऑल। 1917 क्यों बोलते हैं? क्योंकि चंपारण सत्याग्रह वहां से स्टार्ट किया इन्होंने। तो जो 1917 से लेके 1947 तक का था वो कौन सा फेज था? वो सारा का सारा गांधीयन फेज ही तो है सारा का सारा इसमें। ठीक है, अल्टीमेटली ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं था, ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं था, या ऐसी कोई भी जो स्ट्रगल मूवमेंट नहीं थी जहां पे गांधी जी की बात हुई ही नहीं। ठीक है, तो गांधी जी के बारे में तो ऑलमोस्ट कर ही रखा है, इसके बारे में छोड़ा ही क्या है। लेकिन जो, हाँ, इन समहाउ जो 19-21 पॉइंट्स छूटे हुए हैं उनको जो है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो है लास्टली सेपरेटली उसको भी डिस्कस किया जाएगा कि गांधी जी का व्यूज रिलीजन के बारे में क्या था, इकोनॉमी के बारे में क्या था, खादी के बारे में क्या था। वो सेपरेटली उसको आइडियोलॉजी को जो है वो डिस्कस कर लिया जाएगा, और मैं 2-3 पॉइंट उसमें आपको लिखवा भी दूंगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो अब जब हम गांधी के इंडियन फेज की बात करते हैं तो जनवरी 1915 में आते हैं। ठीक है, वो सारी की सारी स्टोरी आप लोगों को पता है। ठीक है, इसमें 1-2 मेन पॉइंट है उसको लिख लो, फिर बाकी जो है लेटर ऑन हम इसको डिस्कस कर लेंगे। गांधी इन इंडिया इनिशियली जो 3-4 पॉइंट है। ठीक है, ये तो नहीं लिखने की जरूरत कि जनवरी 1915 में आए। ठीक है, लिखना है तो लिख लो आप वैसे ही रिकॉल करने के लिए, जनवरी 1915 पूरी। His efforts in South Africa were well known, not only among the educated. His efforts in South Africa were well known
क्योंकि आप इट्स नॉट ऑल अबाउट द प्री, इट्स ऑल अबाउट द प्री एंड मेंस। कम से कम आपके पास मेंस में लिखने के लिए तो होना चाहिए। अब मैंने पहले भी बोला था कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधीयन की जो आइडियोलॉजी है किसके ऊपर, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के ऊपर। आप प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन उठा के देखना, वहां पे पूछा गया है। आई थिंक 17 की 18 के में आया था कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन था कि गांधी की जो आइडियोलॉजी है वो सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के ऊपर क्या थी। ठीक है, विद इन 30 to 40 वर्ड जो थे आपने इसको कंक्लूड करना था। हिज एफर्ट्स इन साउथ अफ्रीका वर वेल नोन। जोहान्सबर्ग, रिकी पटियाल इन जोहान्सबर्ग, well known not only among the educated but also, not only among the educated but also among the masses. He decided to tour the country the next 1 year and see for himself the condition. Next 1 year he decided to tour the country. परनीर बोल रहे हैं कि मुडीमैन कमेटी कंसेप्ट रिपीट करना, मैं बाद में करवाता हूँ, 1 मिनट लिखवा लेता हूँ पहले। He decided to tour the country the next 1 year and see for himself the condition of किसकी, masses, of the masses। और बेसिकली होम रूल लीग मूवमेंट के बाद ही मैंने जो आपको बोला था, वहां पे जो होम रूल लीग मूवमेंट का सिनेरियो था, उसके बाद जो इन लोगों ने जो काम किया, जिस लेवल पे यूनाइट किया मासेस को, एजिटेशन कर रहे थे वर्ल्ड वाइड, और जो लेटर ऑन कांग्रेस का सेशन होता है 1916 में, 1916 का सेशन कौन प्रिजाइड करते हैं, 1917 का कौन करते हैं, 1917 में किस कौन करते हैं सेशन को प्रिजाइड, 1916 का सेशन कहां पे हुआ, लखनऊ, अंबिकाचरण मजूमदार। ठीक है, जहां पे जब होम रूल लीग ने डिसाइड किया, जो नेक्स्ट ईयर इनका सेशन हुआ, ठीक है, जब एनी बेसेंट ने प्रिजाइड किया, तो इन्होंने वहां पे तिलक स्पेशल ट्रेन चलाई, जो लोगों को पूरे ऑल ओवर द इंडिया भर भर के लाया गया। और जो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही थी कांग्रेस में, वहां पे लोग इकट्ठा नहीं हो रहे थे, तो एक उसके बाद ये ट्रेडिशन बन गया कांग्रेस में कि पूरे इंडिया से जो थे वो जहां भी सेशन हो रहा था कांग्रेस का, वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों की मास पार्टिसिपेशन हो रही थी हर सेशन। गांधी जी ने ये बोला, ये उनकी स्टेटमेंट थी, और इसको उन्होंने, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे की गई थी, इसको बाद में क्रिटिसाइज भी खुद ही किया उन्होंने। उन्होंने बोला कि ये बेस्ट टाइम नहीं है जब हम होम रूल के लिए डिमांड कर रहे हैं, जबकि कंटेम्प्रेरी क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है। लेकिन लेटर ऑन जब 1919 में कौन सा जलियांवाला बाग का मैस्केयर होता है, रॉलेट एक्ट लाया जाता है, तो उस टाइम पे वो बोलते हैं कि जो मैंने बोला था वो गलत साबित हुआ। जबकि उनका क्या था, एक ट्रस्ट था, फेथ था अमंग द ब्रिटिशर्स की ये सही समय नहीं है, हम होम रूल के लिए एजिटेट कर रहे हैं। ठीक है, यही एक कारण था कि ये होम रूल के अंगेज थे। कर तो वो बहुत बढ़िया रहे थे। बेसिकली जो 1908 के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था एक इंडियन पॉलिटिक्स में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के स्प्लिट के बाद, तो वहां पे यहाँ पे एक्टिव पॉलिटिक्स देखने को नहीं मिली। 1916 में इन लोगों ने शुरुआत की, लेकिन गांधी जी ने इसका जो है क्रिटिसाइज किया, और लेटर ऑन जो उन्होंने बात कही, खुद का क्रिटिक्स भी उन्होंने किया कि जो मैंने सोचा था, जो मेरा फेथ था, ट्रस्ट था, वो उस पे जो है मैं गलत साबित हुआ। ठीक है, जो लेटर ऑन इनको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करनी पड़ी। ठीक है, बल्कि इनको ये था कि अभी वर्ल्ड वॉर 1 में है, तो लेटर ऑन ऐसा होगा कि अगर हम इनसे डिमांड करेंगे पिटीशन, वही प्रेयर वाला सिस्टम, तो क्या पता हमें जो है इन समहाउ हमारी कुछ डिमांड्स को मान लिया जाए बाय द ब्रिटिशर्स या बाय द गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, मिडल ऑफ ए वॉर, ही वॉज कन्विंस्ड दैट द ओनली टेक्निक कैपेबल ऑफ meeting the nationalist aims, he was convinced that the only technique capable of meeting the nationalist aims। ठीक है, इसके बाद जो है, अब ये जो था, ये इनिशियल फेज था जो इन्होंने बातें बोली, और इसके बाद जो था वो साबरमती आश्रम को सेटअप किया गया, और लेटर ऑन जो है वो मूवमेंट लॉन्च की। इसके बाद जो है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बेसिकली हम देखेंगे कि वायलेंस और सत्याग्रह था क्या बेसिकली। ठीक है, अगर सॉरी, नॉट वायलेंस, नॉन वायलेंस, अगर नॉन वायलेंस के बारे में बात की गई या सत्याग्रह के बारे में बात की गई, इसको इतना बड़ा वेपन क्यों बनाया गया, इतना बड़ा हथियार क्यों बनाया गया, तो उसके बारे में जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यहां तक अगर आप लोगों में कोई कंफ्यूजन, इन्होंने बोला, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर रिपीट अबाउट द मोडीमैन कमेटी। मोडीमैन कमेटी के बारे में मैंने बोला, जो कमीशन बनाया गया था,
कि 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ठीक है, आप लोगों ने बोला कि उसको रिव्यू करने के लिए क्या आया था, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन से पहले एक और कमेटी बनाई गई थी 1924 में, जिसको नाम दिया गया था मूडी मैन कमेटी, ठीक है। याद करो 1924 वाला वो दौर कौन सा, वो तो रहे हैं, पर मैं मूडी मैन कमेटी की बात कर रहा हूं, ये मैंने आपको नोट्स में करवाया था। अब देखो, अगर मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं तो वो आप लोगों की कॉमन सेंस है कि वो आप उसको साथ के साथ नोट कर रहे हैं। अगर मैंने मुंह से ये बोल दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, चाहे आप उसको रिटेन कर लो, चाहे आप उसको वहां पे साथ के साथ ही नोट कर लो, ठीक है। अब आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना स्पून फीडिंग, कि वैसा नहीं है। अगर मान लो मैंने इसके बारे में, अब ये आगे बैठे हुए हैं तो जैसे मैं बोल रहा हूँ इन्होंने ऊपर ही ऊपर लिख लिया है यहाँ पे। अगर मैं किसी बारे में बात कर रहा हूं तो आप साइड में या कहीं पे भी उसको, अगर कोई टॉपिक की बात हो रही है तो साथ के साथ फिर क्या होता है कि उसमें क्या है कि मान लो उस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, आफ्टर ऑल यू आर ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, आप कोई एबनॉर्मल वो नहीं है, ह्यूमन बीइंग ही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, तो क्या है कि भूल जाते हैं। बट ये है कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे बताया आपको, तो जब आप ये पेज खोलेंगे तो आपको फिर ये याद आ जाएगी। हो सकता है क्लास की बातें भूल जाती हैं, स्किप हो जाती हैं, पर लिखा हुआ तो नहीं भूला जाएगा ना। तो मूडी मैन कमेटी को यहाँ पे सेटअप किया गया था। याद करो वो दौर जब 1923 में स्वराजिस्ट पार्टी बनी थी, प्रो चेंजर्स नो चेंजर्स, ठीक है, याद आ गया, ठीक है। इसी के चलते जो था गांधी जी को रिलीज किया गया था जेल से 1924 में, ताकि यहाँ पे एक और स्प्लिट हो जाए, ठीक है, जो 1907 में हुआ था। तो उसी के दौरान मूडी मैन कमेटी को सेटअप किया गया था, और वहां पे भी इनमें दो फैक्शंस निकल के आए थे। एक ने बोला था कि इसको कंप्लीटली ये नल एंड वॉइड है, खोखला है, इसको अबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, इसकी इंप्लीमेंटेशन तो ग्राउंड लेवल पे है ही नहीं। लेकिन जो दूसरा फैक्शन था, जो मेजर ग्रुप था, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, अभी जो है हमें इन लोगों को या इस कमीशन को जो है, जो इसमें रिकमेंडेशन दी गई है, उसके लिए हमें 2 या 3 साल का और टाइम देना चाहिए, इसके बारे में देखना चाहिए, ठीक है। ये बात की गई थी इसमें, ठीक है। ऑल क्लियर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट।